यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन एस के यहाँ पर टेस्ट नंबर 21 है, ठीक है। 20 नंबर टेस्ट को देखेंगे और यहाँ से टेस्ट रहेगा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक को यहाँ पर टेस्ट है, ठीक है। और ये टेस्ट में यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, इसमें क्या क्या इसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर है इसका। इसमें हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, करीब पेपर पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में करते हैं। पार्ट 1 आपका 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, स्टार्ट करेंगे 51 से 100 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। सुबह मैं ऑलरेडी यहाँ पर PT 360 वेब के MCQ डाल चुका हूँ, अभी करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास, राइट, वो देख सकते हो आप। और यहाँ पर जो PT 365 यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी है उसकी फाइनल पार्ट मैंने डाल दिया कि क्या क्या आपको यहाँ से पढ़ने, टॉपिक इंपॉर्टेंट भी लिस्ट कराया मैंने, वो भी देख सकते हो। और यहाँ से UPPCS का एक पेपर मैंने कराया हुआ दिया है इसका, UPPCS अगर तैयारी आप कर रहे हो तो उसको भी आप पेपर एक दे सकते हो, 50 से 60 क्वेश्चन तक रोज शामिल कर सकते हो उसमें। आते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सांस्कृतिक प्रथाओं पर विचार करना है। दुर्गा पूजा, गरबा, पोंगल, दीपावली, छठ पूजा, इनमें से कितनी यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में जब प्रातिनिधिक रूप में शामिल की गई है? आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर। यहाँ से दुर्गा पूजा शामिल है, कब की गई थी ये 2021 में, गरबा 2023 में, पोंगल यहाँ से इसमें नहीं शामिल की गई, गलत हो जाएगा। दिवाली यहाँ पर अभी 2025 में ही शामिल की गई है, ठीक है। और छठ पूजा को भी शामिल नहीं किया गया, तो 1, 2 और यहाँ से 4 करेक्ट, मतलब 3 बातें सही है। क्वेश्चन 52 है, निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा टोबिन टैक्स का सर्वोत्तम वर्णन कर रहा है? आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर। यहाँ से टोबिन टैक्स के बारे में सी आंसर स्टेटमेंट, ये अल्पकालिक सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाया जाने वाला एक कर होगा, टैक्सेस होगा। 52 का सी करेक्ट है। आगे आते हैं 53 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, उभरते बाजारों में भारत का कर GDP अनुपात सर्वाधिक है। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भारत के लिए एक चुनौती के रूप में इसका निम्न कर GDP जो है अनुपात रही है, और वर्तमान में भारत का जो कर GDP अनुपात है 11.7% 2024 में, और जो OECD की औसत के अनुसार से 34.3 होना चाहिए, तो उससे काफ़ी कम है, तो यहाँ पर अधिक नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरी बात है, बेहतर प्रत्यक्ष कर संग्रह और GST सुधारों ने हाल ही के दिनों में GDP अनुपात में वृद्धि करने की सहायता की है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, ओनली यहाँ पे 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, डी यहाँ से सही आंसर 53 का। 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी बॉन्ड की कीमत और उसकी परिपक्वता प्राप्ति के बीच संबंध व्युत्पन्नपाती और उत्तल होता है। पहली बात 54 का पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है, ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी सही हो जाएगी। दूसरी बात है, एक बॉन्ड अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर तब मूल्यांकित होता है जब उसकी कूपन दर बाजार से छूट अधिक हो जाती है। सेकेंड बात क्योंकि सेकेंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, अन्य सभी कारक समान रहने पर उच्च कूपन वाला बॉन्ड कम कूपन वाले बॉन्ड की तुलना में अधिक स्थिर होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड जो अस्थिरता होती है ये यहाँ पर क्या करती है, 2 कारकों पर निर्भर करती है, इसकी कूपन दर और इसकी निवृत्ति का समय जितना लंबा होता है उतना यहाँ पर अधिक अस्थिरता अधिक हो जाएगी। कूपन दर जितनी कम होगी मूल्य स्थिरता उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। तो जिस जस्ट इसका अपोजिट है, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 54 का 1 और 2 बात इसकी करेक्ट है। 55 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आयकर, गैर कर प्राप्तियां, निगम कर, उधार और कर देयताएं उपयुक्त मदों को 2025-26 के बजट के अनुसार सर्वाधिक वित्त में योगदान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर। यहाँ से करेक्ट आंसर अवरोही क्रम में पूछा है, तो अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम होता है बड़ा, फिर उससे छोटा छोटा आते जाना है, ठीक है, बड़ा ये फिर उससे छोटा, है ना। आते हैं तो देखो यहाँ से बड़े छोटे में आएंगे तो क्या होगा, बड़े छोटे में आएंगे तो आ जाएगा पहले यहाँ से 55 में जो इसमें हो जाएगा पहले आपका पहला आएगा इसमें उधार और देयताएं, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा यहाँ से आयकर, राइट, उसके बाद आपका आएगा निगम कर, उसके बाद गैर प्राप्तियां, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से जो 55 है इसमें यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उधार और जो अन्य देयताएं हैं ये यहाँ पे टॉप पे रहेगा, ठीक है, उधार और अन्य देयताएं ये टॉप पे रहेगा। आगे आते हैं
24% इनकम टैक्स, हाँ 24% यहाँ पर करीब इसका है और इनकम टैक्स करीब 21%, ये दोनों ज़्यादा रहते हैं। 4 और 1 इसका स्टार्टिंग में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा वेवलेंथ वस्तुओं का उपयुक्त वर्णन करता है? ठीक है, वेवलेंथ का उपयुक्त वर्णन इनमें से कौन करता है? आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर, ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती जाती है। ठीक है, वेवलेंथ वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जिनकी कीमत में वृद्धि लोगों को उनके जो अधिक खरीदने के लिए प्रोत्साहन करती है, और ऐसा यहाँ पर धारण इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर अधिक महंगे वस्तुएं बेहतर होती है। डिफरेंट वस्तुओं की बात है, यहाँ पर जो वेवलेंथ वस्तुएं इसकी मांग का जो ऊर्ध्वगामी रूप से झुकाव ग्राफ होता है, जो यहाँ पर समान अधोगामी ढलान वक्र वक्र को जो वाले वक्र होते हैं उसके विपरीत होती है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर निम्न स्तरीय या गिफिन वस्तुओं के विपरीत वेवलेंथ वस्तुएं समानता उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिष्ठित उत्पाद होती हैं। आंसर क्या होगा? 56 का ए करेक्ट है। 57 नंबर है, अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन परेटो ऑप्टिमलिटी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर, ये वह उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें यहाँ पर एक व्यक्ति को कमतर किए बिना दूसरे व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर संसाधन का पुनर्वंटन नहीं किया जा सकता है। ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो परेटो दक्षता होती है इसका क्या तात्पर्य होता है? परेटो दक्षता का तात्पर्य होता है कि जो संसाधन आर्थिक रूप से सर्वाधिक कुशल रीति के आवंटित किए जाते हैं, और लेकिन इसका निहितार्थ समानता या निष्पक्षता से नहीं होता है। शुद्ध परेटो दक्षता केवल सिद्धांत के रूप में होती है, हालांकि अर्थव्यवस्था परेटो दक्षता की ओर अग्रसरित हो सकती है। इस प्रकार कदम के परेटो सुधार कहा जाता है। कदम को यहाँ पर इस प्रकार के कदम को क्या कहा जाएगा? परेटो सुधार कहा जाएगा। ठीक है, परेटो सुधार ऐसी स्थिति में होता है जब यहाँ पर लोगों को एक समुच्चय वस्तु के लिए प्रारंभिक आवंटन के आधार पर आवंटन में परिवर्तन को हानि पहुंचाई नहीं जाती है और कम से कम व्यक्ति की सहायता की जाती है। तो ये सब बातें याद रखना है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर 57 का। 58 आते हैं। 58 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। सरकार द्वारा शुद्ध हस्तांतरण भुगतान, राष्ट्रीय ऋण ब्याज और विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, इनमें से बोला कितने निजी आय में शामिल किए जाते हैं? कितने यहाँ पर निजी आय में शामिल किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर, ये सभी तीनों पर निजी आय में शामिल किए जाते हैं। निजी जो आय होता है ये निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों के साथ धन प्राप्त करने वाले जो कारक होते हैं उसकी आय, और सरकार तथा शेष विश्व से वर्तमान हस्तांतरण की कुल योग होता है। ये सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय हो सकती है। यदि यहाँ पर निजी क्षेत्र द्वारा प्राप्त कारक और आय हस्तांतरण आय, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक और आय को राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज सरकार द्वारा ऋण लिया जाता है, उस पर ब्याज मिलेगा। इसलिए यहाँ पर निजी आय में सभी प्रकार की आय शामिल होती है। ठीक है, निजी आय को हो जाता है निजी क्षेत्र को प्राप्त NDPFC प्लस NFIA प्लस सरकार से प्राप्त शुद्ध हस्तांतरण और भुगतान की शेष विश्व से प्राप्त यहाँ पर जो राशियों की वो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा इसका 58 का। 59 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। सुर्खियों में रहे ज्वालामुखी क्षेत्र और विस्फोट, देखते हैं इसको। पहली बात, माउंट समेरू क्या होगा? माउंट समेरू इंडोनेशिया, पहली बात क्या है? 59 का पहला करेक्ट है। दूसरा, माउंट एटना इटली, ये भी बात क्या होगी? करेक्ट है। तीसरा, खिला हुआ ज्वालामुखी हवाई USA, ये भी बात यहाँ से इसकी क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। तीनों बातें सही है। 59 का आंसर सभी 3 सी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, सरकारी व्यय में कमी करना संकुचनकारी राजकोषीय नीति मानी जाती है। पहली बात, सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, इस प्रकार की राजकोषीय नीति सरकारी ऋण को कम करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों बातें क्या से ये बातें से सृष्टि की करेक्ट हो जाएंगी। संकुचनकारी राजकोषीय नीति जो होती है ये विवेकाधीन राजकोषीय नीति तब संकुचनकारी कहलाती है जब सरकारी व्यय कर राजस्व से कम होता है, और इस प्रकार की राजकोषीय नीति सरकारी कर चुकाने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए, यहाँ से करेक्ट है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजल फंड का सही वर्णन करता है? एंजल फंड में से कौन सा सही वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी, मतलब व्यावसायिक स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए उच्च निवल संपत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं या कंपनियां, इसको यहाँ पर जारी एक यहाँ पर कोष होता है, धन कोष होता है। डी यहाँ से क्या होगा? 61 का करेक्ट आंसर होगा। एंजल फंड के साथ पर उच्च निवल संपत्ति वाले जो व्यक्ति हैं ये कंपनी जिन्हें एंजल निवेशक कहा जाता है,
इनके द्वारा सर्जित धन ऐसे कोष से होते हैं जिसे व्यावसायिक स्टार्टअप्स में निवेश करने और एकीकृत करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये बातें कुछ याद रखनी है। और ये वेंचर कैपिटल फंड का एक प्रकार भी होता है। इसका एकमात्र लक्ष्य स्टार्टअप में निवेश करना होता है, जबकि यहाँ पर वेंचर कैपिटल का जो निवेश समानता किसी कंपनी के बाद विकास चरणों में कर सकते हैं। तो ये सब बातें आपको समझते जाना है। कुछ कुछ जो आपको बातें नहीं समझ आ रही उसको आप पॉइंट करके नोट करते जाओ A4 पेपर में अपने। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। बर्टिल फूड शब्दावली का उल्लेख कभी कभी सुर्खियों में किस संदर्भ में देखा जाता है? यह किस संदर्भ में किया जाता है? आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर। जो देखो यहाँ पर बर्टिल फूड के बारे में देखते हैं। ये आकृति विज्ञान 8 हड्डियों का एक द्विपदी 2 पैर से चलने वाले होमिनिन को दर्शाती है, जिसमें पैर का अंगूठा समकोण पर होता है, जो निरंतर पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता को संकेत देता रहता है। क्या होगा आंसर? 62 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। एक प्रारंभिक हैनिमन जीवाश्म को अवशेष जो यहाँ पर स्लीव रच्छी अनुकूल के मिश्रण को प्रदर्शित करता है। बी यहाँ से 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सार्वजनिक वित्त के स्रोत और प्रकार। सार्वजनिक वित्त के स्रोत और उनके प्रकार दे रखे हैं। पहला, राजस्व प्राप्तियां। राजस्व यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उससे लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ से क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सरकार को अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU से मिलने वाला लाभ और लाभांश होगा इसमें। ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए ये राजस्व प्राप्तियों में आएगा, ना कि पूंजीगत प्राप्ति में। दूसरी बात है भविष्य निधि राजस्व प्राप्ति बोल रहा है। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार द्वारा जो ऋण देना होता है वो किस में आएगा? ये सरकार की अन्य प्राप्तियों में आएगा, भविष्य निधि जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, डाक जमा बॉन्ड, ठीक है, और स्थिरीकरण बॉन्ड और जो दीर्घकालिक पूंजीगत शामिल होते हैं वो सब तो इसमें नहीं आएगा। तीसरा है वस्तु सेवा कर GST कर राजस्व प्राप्ति। ये बात इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कर राजस्व प्राप्ति में आएगा। ये बात इसकी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से सिर्फ एक बात इसकी करेक्ट है। कौन सी? तीसरी वाली, बाकी सब गलत हैं। एक स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही हो जाएगा। ये मतलब कहने का एक बात सिर्फ सही है, तीसरी नंबर की। क्वेश्चन 64 है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में विचार करना है। यह अर्थव्यवस्था में थोक स्तर पर प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन से संबंधित मदों और विनिर्मित उत्पादों को मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाता है। पहली बात 64 का ऐसे क्या होगा? करेक्ट है। पहली बात तो करेक्ट यहाँ सही है, क्योंकि यहाँ पर WPI जो होता है अर्थव्यवस्था को आपूर्ति पक्ष में मुद्रास्फीति जनित दबाव को आकलन करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी बनाता है। पहला सही है। दूसरा, WPI का वर्तमान आधार 2015-16 होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो आधार होता है 2011-12 होता है ना। 2010-11 था या फिर 11-12 को CPI के रूप में, मतलब WPI का आधार वर्ष 2011-12 है, ना कि 15-16, तो गलत हो जाएगी बात, 11-12 होगा। तीसरा, ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसे मासिक आधार पर जारी किसको किया जाता है? WPI को जारी किया जाता है। ठीक है, और वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय इत्यादि से संवर्धन आंतरिक व्यापार DPIIT के सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ना कि सिर्फ सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो गलत हो जाएगी बात, राइट। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्धन में आंतरिक व्यापार DPIIT द्वारा किया जाता है, ना कि NSO। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है 64 की, आंसर ए करेक्ट है। एक बात। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्राय सुर्खियों में रही दोहरी तुलन पत्र समस्या का निम्नलिखित में से सबसेट वर्णन कौन करेगा? आंसर हो जाएगा 65 का दोहरी तुलन पत्र समस्या जो है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का आशय कारपोरेट संस्थाओं के बही खाता में बढ़ रहा जो कर्ज है और बैंकों में बही खाता की कथ जो अनुमानतः 10 ट्रिलियन रुपए की जो दबावग्रस्त आस्तियां होती हैं, उसमें ये आस्तियों के जारीकर्ता उधारकर्ताओं को लेकर भुगतान करने में क्षमता से दबावग्रस्त हुई थी। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, 66 नंबर है, प्राय सुर्खियों में रही दोहरी तुलन पत्र। अच्छा 65 पे 66 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। निःशुल्क शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाएं पर व्यय, सार्वजनिक वितरण पर सब्सिडी, पेंशन और वेतन, इनमें से कितने राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं? राजस्व व्यय के रूप में कितने वर्गीकृत किए गए? देखो यहाँ पर जो राजस्व व्यय होता है ये होता क्या है? राजस्व व्यय सरकार के दिन प्रतिदिन और नियमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया व्यय होता है, जिसमें यहाँ पर भविष्य में कोई भी राजस्व सृजन नहीं होता है, उसे राजस्व व्यय कहा जाता है। ये एक तरफा भुगतान है,
इसका अर्थ होता है कि यदि सरकार धन व्यय करती है तो उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकती है, इसलिए इसको एक तरफा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको बोलते हैं क्या, राजस्व व्यय। अब आते हैं तीनों स्टेटमेंट में। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट फिलहाल करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर रक्षा पुलिस, ठीक है, कानून व्यवस्था होने पर भी यहाँ पर इस व्यय में इसके अंतर्गत आएंगे, राइट। और सब्सिडी भी इसके अंतर्गत यहाँ पर शामिल की जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो वेतन पेंशन है ये सब भी सार्वजनिक वितरण जो है ये सब शामिल किए जाएंगे, आर्थिक सेवाएं भी शामिल की जाएंगी, जैसे बिजली परिवहन ये सब। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका, ये सभी तीनों करेक्ट है। 66 का करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है, DHRUV ध्रुव 64 के संबंध विचार करना है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर होगा। पहली बात 67 का से क्या होगा, करेक्ट है। दूसरी बात है, इसे माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ध्रुव 64 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत यहाँ पर एक अनुसंधान और विकास संगठन प्रगत यहाँ पर संगठन विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया था, न कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा। इसे सरकार के माइक्रो प्रोसेसर विकास के कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, 67 का आंसर। एक बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। 68 नंबर है, हाल ही में लागू किए गए वस्तु सेवा कर GST सुधार 2.0 के संबंध में विचार करना है। वर्धित पे, जिसमें यहाँ पर फलों को वाले पे विकल्प भी शामिल होते हैं। पहला 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसमें यहाँ पर GST 40% आरोपित किया गया है, 40% कर को आरोपित किया गया, पहली बात सही है, उच्चतम GST है। दूसरा, चबाने वाले तंबाकू पर, यह भी यहाँ पर सही है। टेलीविजन सेट है जो, ये यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो टेलीविजन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेलीविजन इसमें नहीं आएगा, गलत है। आगे और आगे बोला इसमें एयर कंडीशन भी इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएंगे, मतलब LED TV फ्रिज ये सब इसमें 28 से घटाकर 18 कर दिए गए हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। सिर्फ 1 2 यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। एक बात आपको और याद रखना है, सिन गुड्स किसे कहते हैं। सिन गुड्स वे उत्पाद होते हैं जिन पर आमतौर पर समाज के लिए हानिकारक बनाते हैं, जो स्वास्थ्य नुकसान पहुंचा देते हैं, जैसे अपन नैतिक दृष्टिकोण हानिकारक, ये सब में शराब जुआ और सिगरेट ये सब में इसका उत्पाद, इसलिए GST इसका बढ़ाया गया था, है ना। ये काफ़ी GST इसलिए लगाया जाता है इसमें। तो यहाँ से क्या होगा, दो बातें इसकी यहाँ से सही होंगी। 1 2 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से 69 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। टी बिल, जैसे यहाँ पर अल्पकालिक ऋण, ठीक है, बाजार ऋण यहाँ पर बोला है, अल्प यहाँ पर बचत, बदले यहाँ पर प्रतिभूतियाँ बोला है। तो उन्होंने बोला कि कौन सा यहाँ पर भारत में घाटे के वित्त पोषण के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। घाटे के वित्त पोषण के लिए इनमें से उत्तरदायी कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो यहाँ पर जो टी बिल्स है ना, टी बिल्स के माध्यम से जनता के बैंकों में वित्तीय सेवाओं RBI से जो बाहर ऋण है उसके में रुझान बाजार को लेकर के यहाँ पर ऋण प्रबंधन पर जोड़ देगी, साथ ही नगद भंडार का उपयोग में शामिल होगा, तो यहाँ पे सही हो जाएगी बात। बाजार ऋण भी यहाँ पे इसका क्या होगा, सही होगा। और यहाँ से जो अल्प बचत प्रतिभूतियाँ ये भी यहाँ पर शामिल होगी। तो तीनों यहाँ से क्या होंगे, भारत में घाटी के लेकर वित्त पोषण में उत्तरदायी हैं 1 2 3 तीनों बातें। 69 का सी करेक्ट होगा। 70 नंबर है, बैंक दर के संबंध में विचार करना है। बैंक दर ये वह दर है जिसमें यहाँ पर कम वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों को नहीं दे सकते हैं। मतलब कहने का कि बैंक ये वह दर होती है जिसमें यहाँ पर कम वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते। पहली बात 70 के यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये दर वह दर है जिसमें वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक से ऋण और अग्रिम प्राप्त होता है, पहला गलत होगा। बैंक दर अपनी कमी केंद्रीय बैंक की सरल मौद्रिक नीति को दर्शाता है। सेकेंड बात सही, क्योंकि यहाँ पर सरल मौद्रिक नीति जिसे इजी मनी पॉलिसी बोलते हैं, यहाँ पर एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक कम ब्याज दर पर बाजार से पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, और बैंक दर कम से कम करने को लेकर बाजार में उपभोक्ताओं के लिए ऋण अग्रिम ब्याज दर को घटाता है। इसको लेकर के केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इन्हें दिए जाने वाले ऋण को अग्रिम ब्याज की दर बढ़ जाती है, जिससे यहाँ पर आम जनता के लिए ऋण लेना महंगा पड़ जाता है। तो कुछ की पॉइंट इसके नोट करने, आंसर यहाँ से केवल 2 करेक्ट है, बी करेक्ट हो जाएगा 70 का। 71 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। अभ्यास और यहाँ पर भागीदार देश कौन कौन से इसके हैं। पहली बात है, पहले इसमें बोला है अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारतीय थल सेना और रॉयल मलेशियाई सेना के बीच यहाँ पर एक संयुक्त वार्षिक सेनाभ्यास होगा। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। दूसरा, भारत डेजर्ट साइक्लोन 2
भारत और मंगोलिया बोला है। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच यहाँ पर संयुक्त अभ्यास था, मंगोलिया के बीच नहीं है। अभ्यास एकता भारत मालदीव। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है, अभ्यास एकता ये जो है ये भारतीय नौसेना मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के तहत सही बात है। अभ्यास गरुण शक्ति, चौथी बात ये गरुण शक्ति है, ये यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यहाँ पर स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग में शुरुआत है ये, ठीक है। और ये भारत फ्रांस के बीच ये गलत होगा, भारत इंडोनेशिया के बीच होगा ये, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 71 का करेक्ट आंसर बी, दो बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस तरीके से कंपनियां स्वतंत्र रूप से हितधारक पूंजीवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकती हैं? आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन में दे रखा पहला, सीईओ कर्मचारी वेतन अनुपात को कम करके, ठीक है, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, स्थानीय समुदाय में निवेश करके, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है, दीर्घकालिक मूल्य सृजन की बजाय लाभ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी का उद्देश्य लाभ के अधिकतम करना नहीं होता, बल्कि दीर्घकालिक मूल्य को सृजन करना होगा और अन्य हितधारक समूह की लागत पर शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना, ठीक है। तो ये बात गलत है, ओनली 1 2 करेक्ट है। 72 का आंसर ए यहाँ से हो जाएगा। 73 नंबर है, अर्थव्यवस्था के संबंध में सीग्रियोरेज क्या तात्पर्य है इसका? सीग्रियोरेज इसका तात्पर्य हो जाएगा कि यहाँ पर मुद्रा धन या मुद्रा धन की और यहाँ पर जो मूल है उसके उत्पादन की लागत के बीच अंतर को दर्शाता है। बी क्या होगा यहाँ से? 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंगड़ प्रलाभ या सिग्नियोरेज, टंगड़ जो प्रलाभ या सिग्नियोरेज जो होता है ये मुद्रा के मूल और उसकी उत्पादन लागत के मध्य का अंतर होता है। दूसरे शब्दों में ये किसी अर्थव्यवस्था या देश के भीतर मुद्रा उत्पादन की आर्थिक लागत होती है। यदि यहाँ पर सिग्नियोरेज धनात्मक होता है तो वह एक सरकार द्वारा या सरकार के लिए आर्थिक लाभ को, और सिग्नियोरेज ऋणात्मक होता है तो हानिकारक रूप प्रदर्शित करता है। इसमें आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 74 है, वित्तीय समावेशन सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर सी, भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2025 से 30 जारी की गई है। वित्तीय समावेशन सूचकांक आरबीआई द्वारा संचालित और संकलित किया जाता है, ठीक है। इसके माध्यम से बैंकिंग, बीमा, पेंशन, निवेश जैसे क्षेत्र में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापन किया जाता था। सी आंसर करेक्ट होगा। 75 है, हाल ही में प्रक्षेपित किए गए LMV-3M6 ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 मिशन के संबंध में विचार करना है। इसे अंतरिक्ष आधारित सेल्युलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रत्यक्ष रूप से मानक मोबाइल स्मार्टफोन को प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहली बात 75 का पहला करेक्ट है। दूसरा, यह वैश्विक भूतत्वकालिक या भूकक्षा उपग्रह का समूह का हिस्सा होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 उपग्रह निम्न भूकक्षा में स्थापित किए गए वैश्विक उपग्रह का समूह का हिस्सा होगा। इसे भूतत्वकालिक भूकक्षा में स्थापित नहीं किया गया। भारतीय भूमि इसरो के LMV-3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 6100 किलोग्राम का है ना, मान सकते हो 6.1 टन वजन वाला ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 उपग्रह भारतीय भूमि में इसरो के LMV-3 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रह और पेलोड होगा, ठीक है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है। 75 का आंसर बी, बात यहाँ से सही हो जाएगी। 76 नंबर है, हाल ही में सुर्खियों में घोस्ट पेयरिंग शब्द का तात्पर्य क्या होगा? घोस्ट पेयरिंग शब्द का तात्पर्य कि यहाँ पर व्हाट्सएप डिवाइस में लिंक की सुविधा का लाभ उठाकर अकाउंट हैक करने का एक तरीका होगा, ठीक है। 76 का यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये नया साइबर स्कैम है एक तरह से, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 77 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की ये सह अस्तित्व में होते हैं। पहली बात 77 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व इस प्रणाली के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, और यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र में रक्षा, विद्युत, ऊर्जा, बुनियादी उद्योग जैसे यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, और दूसरी ओर वहीं निजी क्षेत्र के सभी उपभोक्ता, वस्तु, उद्योग, कृषि, लघु ये सब यहाँ पर विकसित होते हैं। तो पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, सरकार केवल सामाजिक कल्याण के लिए हस्तक्षेप करती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर लाभ अभिप्रेरणा और समाज कल्याण में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली में पूंजीवाद के समान लाभ अभिप्रेरणा समाजवादी अर्थव्यवस्था के अनुरूप होता है। सामाजिक कल्याण और दोनों
उद्देश्य समाहित करता है इसमें, न कि सिर्फ यहाँ पर सिर्फ कल्याणकारी हस्तक्षेप शामिल करना, तो ये गलत हो जाएगा। सभी वस्तुओं की कीमतें बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर मूल तंत्र और नियंत्रण जो होता है इस प्रणाली के तहत मूल तंत्र विनिमित मूल्य एक साथ संचालित होती है। उपभोक्ता वस्तु से संबंधित उद्योगों के समान तौर पर मूल तंत्र का अनुसरण करती है। हालांकि अत्यधिक अभाव के समय या राष्ट्रीय आपात की स्थिति के दौरान कीमतों को नियंत्रित भी किया जाता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी वस्तुओं में कीमतें बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं, तो गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? सिर्फ 1 करेक्ट हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ हो जाएगा आपका एक बात करेक्ट है, बी। 78 नंबर है, भारतीय न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति अधिकारों की संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अपना संवैधानिक अधिकार प्राप्त करते हैं? आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर यहाँ से अनुच्छेद 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में सार्वजनिक ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत के कुल सार्वजनिक ऋण का 40% बाह्य ऋण होता है। पहली बात, 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, पहली बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर उच्च सार्वजनिक ऋण का संभावित प्रभाव ब्याज लागत में वृद्धि, सीमित राजकोषीय क्षमता और संभावित मुद्रास्फीति का दबाव होता है, जिसे निजी निवेश में कमी और समृद्धि अंतरपीड़ता में समानता प्रभाव को दर्शाती है। गलत हो जाएगा। दूसरी बात है, और यहां पर क्या था कि सार्वजनिक ऋण का भागत 40% ऋण, तो बाह्य जो ऋण है इसका तात्पर्य कि देश के बाहर किसी भी स्रोत से उधार लिए गए धन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है इसमें, और यहाँ पर संघीय जो बजट है उसके अनुसार यहाँ पर सार्वजनिक ऋण में आंतरिक कुल ऋण है उसका 96% और जो बाह्य ऋण है उसका हिस्सा 3.41% होता है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हो कुछ इसके क्वेश्चन के पक्ष में, है ना, ये पहले स्टेटमेंट के पक्ष में। सेकेंड बात है, राज्य सरकारों को जारी किए गए ट्रेजरी बिल्स आंतरिक ऋण शामिल होते हैं, आंतरिक ऋण में शामिल हो जाते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ पर 79 की करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक ऋण इसमें खुले बाजार से लिए गए ऋण, क्षतिपूर्ति, अन्य बॉन्ड्स आदि शामिल होते हैं। इसमें यहाँ पर ट्रेजरी बिल के माध्यम से ली गई जो उधारी शामिल होती है, जैसे कि राज्य सरकार को, वाणिज्यिक बैंकों को और यहाँ पर अन्य निवेशक भी जारी किए गए ट्रेजरी बिल्स होते हैं इसमें। तो सिर्फ दूसरी बात करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। लेकिन पूछा क्या है, कौन सा गलत है? एक यहाँ से गलत है। क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्पाद विधि या सकल मूल्य वर्धित जीवीए विधि में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों में सकल मूल्य वर्धित जीवीए को जोड़कर की जाती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी फर्म जीवीए में ज्ञात करने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो पहला फर्म की बिक्री को लेकर के। ठीक है, फर्म की जो बिक्री होती है इसका मूल्य जीवीए बराबर था फर्म की बिक्री का मूल्य प्लस यहाँ पर माल सूची में परिवर्तन माइनस फर्म द्वारा उपयोग की गई मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। ठीक है, तो तीनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएंगी। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर्मूला लिख सकते हो आप, फॉर्मूला होता है जीवीए इक्वल होता है फर्म द्वारा बिक्री का मूल्य, है ना, फर्म द्वारा बिक्री का मूल्य प्लस माल सूची परिवर्तन का मूल्य। ठीक है, माल सूची परिवर्तन का मूल्य, और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा माइनस फर्म द्वारा उपयोग की गई मध्यवर्ती वस्तु, ये माइनस कर देंगे इसको। तो यहाँ से इसको लिख सकते हो। आंसर यहाँ से 80 का डी सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक प्रणाली में कानूनी निविदा का सर्वोत्तम वर्णन से प्रभावित करता है या सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है? किसको? कानूनी निविदा को। बहुत जगह लिखा होगा, देखो कहीं जाते हो बाहर तो कानूनी निविदा, है ना, ऐसे करके लिखा होता है। तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होता है लीगल टेंडर। वह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त भुगतान प्राप्त माध्यम होता है जिसके माध्यम से किसी देश के भीतर ऋण, कर तथा अन्य वित्तीय दायित्वों का निपटान किया जाता है। यह समानता उस देश की राष्ट्रीय मुद्रा होती है जिसे लेनदार भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए बात होता है। आंसर क्या होगा? 81 का डी करेक्ट है। 82 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य में से कौन से? करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का। एक तो पहला, भारत में मुद्रा नोट जारी करने का प्रावधान, ठीक है, प्राधिकार होता है। दूसरी बात, मुद्रा जारी कर सकता है ये, राइट, और केंद्र राज्य सरकार के बैंक के रूप में काम कर सकता है, ठीक है, सरकार का बैंकर। अगला है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक भी होता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी, और बैंकों का बैंक भी होता है, ऐसे कर बोल सकते हो। तो तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं, डी। 83 में आते हैं,
भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के संबंध में विचार करना है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त माध्यम से मापा जाता है। पहली बात 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति का मापन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त माध्यम से किया जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये RBI अधिनियम के अंतर्गत मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए प्रयुक्त प्रमुख मुद्रास्फीति संकेतक होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, ये अल्पकाल के कोर मुद्रास्फीति की तुलना में कम स्थिर होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर इसके विपरीत कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये अल्पकाल में अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होती है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 83 का ए बात। 84 नंबर है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑपरेशन सागर बंधु भारत द्वारा किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर। ये श्रीलंका में मानवीय सहायता और आपदा राहत को लेकर के प्रदान के लिए किया गया था ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, सहकारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किन्हें बैंक कहा जा सकता है? सहकारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे बैंक कह सकते हैं? ठीक है। आंसर हो जाएगा 85 का। बैंक किसको कह सकते हैं? एक तो यहाँ पर सहकारी, शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक, लेकिन प्राथमिक कृषि समितियों को हम यहाँ पर बैंक नहीं कह सकते हैं। ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जो होती हैं ये ग्रामीण सहकारी ऋण के लिए जमीनी स्तर पर काम करती हैं और यहाँ पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि इनमें समानता ऋण समितियां माना जाता है, न कि पूर्ण विकसित बैंक। ठीक है, और इसलिए इन्हें अपने नाम बैंक शब्द प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद करना है। तो 2 3 4 इसका करेक्ट होगा सी नंबर। 86 नंबर है, 86 नंबर क्वेश्चन। 86 से निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है, भारत सरकार, राज्य सरकार, बैंक, कारपोरेट निकाय, इनमें से कितने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के ऋण प्रदान कर सकता है? मतलब यहाँ पर इनमें से किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ऋण प्रदान कर सकता है, ये बताना है। आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर। इनमें से देखो जो है, जैसे कि यहाँ पर RBI किन्हें ऋण प्रदान करेगा? RBI ऋण प्रदान कर सकता है एक तो यहाँ पर भारत सरकार को, राज्य सरकारों को, बैंक को, लेकिन कारपोरेट निकायों को यहाँ पर नहीं करेगा, याद रखना है। ठीक है, गलत हो जाएगा ये। तो सिर्फ 3 बातें यहाँ से करेक्ट है, 1 2 3 सी। 87 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की बचत वर्ष के दौरान पूंजी निर्माण में बराबर होती है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर बचत अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की वर्तमान आय और वर्तमान व्यय के बीच यहाँ पर एडजस्ट होनी चाहिए। ये उत्पादक उद्यम, गृहस्थी, सरकारों द्वारा प्रशासन के लिए अन्य उपभोक्ता आय को लेकर के व्यय खाता संतुलनकारी, इसमें अर्थव्यवस्था में बचत पूंजी निर्माण और विदेश निवल पूंजी प्रवाह के बराबर होता है। ओके, तो ये बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात है, गैर वित्तीय निगम के लिए यहाँ पर निगम जो गैर वित्तीय निगम है इसके लिए निवल बचत उसकी निवल प्रयोज्य आय के बराबर होगी। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि गैर वित्तीय तथा वित्तीय निगम में कोई अंतिम उपभोग या व्यय वास्तविक अंतिम उपभोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर उसकी निवल बचत उसकी निवल प्रयोज्य आय के बराबर होती है। ठीक है, पेंशन निधि से संबंधित जो यहाँ पर मदद उसको छोड़ करके सिर्फ दूसरा करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत होगी। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 88 है, 88 नंबर क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था के संबंध में अनुरूपता प्रभाव क्या दर्शाता है? अनुरूपता प्रभाव ये क्या है, ये क्या दर्शाता है? देखो, अनुरूपता जो प्रभाव है ये क्या होता है? ये यहाँ से किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की मांग होती है, उसमें वह फैशन में रहने के लिए पर उस व्यक्ति को चाहता है, क्योंकि यहाँ पर वो वस्तु का प्रचलन में है और यहाँ पर बहुत अधिक लोगों के पास भी है। ठीक है, तो यहाँ से डी इसका क्या होगा? इसी तरह से अनुरूपता प्रभाव को दर्शाएगा। ठीक है, डी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, बैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा हेयर कट पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर। यह ऋण राशि को संपार्श्विक परिसंपत्ति के लिए वास्तविक ऋण का एक विशकत अंतर का तरीका होगा। ठीक है, ऋण की राशि और संपार्श्विक ऋण या जमानत जिसको बोलते हैं उसके रूप में उपयोग की जाने वाली संपत्ति को वास्तविक मूल्य के बीच अंतर को हेयर कट कहते हैं। ये संपत्ति के मूल्य में गिरावट के जोखिम के बारे में ऋणदाता की धारणा को दर्शाता है, और हालांकि यहाँ पर ऋण वसूली के संबंध में ये उधारकर्ता की ओर से वास्तविक देय राशि और उसके द्वारा बैंकों के साथ तय की गई राशि के बीच का अंतर होता है। ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आंसर 89 का।
क्वेश्चन नंबर 90 नंबर है, निम्नलिखित में से कितने यहाँ पर जल निकाय दक्षिणी महासागर का भाग होंगे? कितने जल निकाय दक्षिणी महासागर का भाग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से जो ऋण, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका एक तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसमें आपका शामिल होगा अमुंडसेन सागर, ठीक है, अमुंडसेन सागर, वेलिंगसन सागर, ठीक है, वेलिंगसन हान सागर, ये वेलिंग हांसन सागर, और ड्रेकेज पैसेज का हिस्सा रॉस सागर इसमें दे रखा है, स्टाकिया या स्टाटिका सागर का एक छोटा सा हिस्सा, या डेडल सागर, ठीक है, बेडल सागर, ये किसी में डेडल सागर लिखा है, बेडल सागर वैसे होता है, ठीक है, और यहाँ पर अन्य जल निकाय, तो 3 यहाँ से इसके करेक्ट है। टार्नियर सागर इसमें नहीं होगा, ठीक है, तो 3 बातें इसकी करेक्ट हैं, इसके हिस्से हैं 3। आगे क्वेश्चन 91 है, केसलर सिंड्रोम के शब्द के बारे में के तात्पर्य उन स्थिति से है जिनमें केसलर सिंड्रोम का पद तात्पर्य उस स्थिति से होता है जिसमें क्या होता है बताना है आपको, जिसमें क्या होता है, जो कच्चे मलबे होते हैं उसका संचय, उपयोग या उपग्रह के बीच में श्रृंखलाबद्ध टक्करों को जन्म देना, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। केसलर सिंड्रोम जो होता है उसके बारे में देखते हैं कि इसे कैंसल सिंड्रोम है, जिसे नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड जी केसलर 1978 में प्रस्तावित किया था। ये एक सैद्धांतिक परिदृश्य है, इसका वर्णन करता है जिसमें निम्न कक्षा एलईओ में अंतरिक्ष मलबे की मात्रा में एक महत्वपूर्ण क्रिस्टलीय घनत्व तक पहुंच जाता है। इस स्थिति में कक्षा में मौजूद कुछ यहाँ पर वस्तु हैं उसके बीच होने वाली जो टक्कर है और उसमें अधिक मलबा उत्पन्न होता है, जिससे यहाँ पर आगे टक्करों को जन्म देगा वो, और इस प्रकार ये एक स्वयं पोषित श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह बढ़ती हुई प्रक्रिया घातीय रूप में अंतरिक्ष मलबे की मात्रा में वृद्धि कर सकती है। आंसर हो जाएगा 91 का डी करेक्ट है। 92 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, नरसिम्हा समिति, उर्जित पटेल समिति, रघुराम राजन समिति, एनके सिंह समिति, नचिकेत मोर समिति, इनमें से उपयुक्त समिति में से कौन सी भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित होगी? बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित समिति में से कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का 1, 3 रघुराम राजन समिति और 5 नचिकेत मोर समिति, 1, 3, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से किन्हें किसी बैंक द्वारा जानबूझकर चूककर्ता विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर पहला, एक व्यक्ति जिसने पर भुगतान करने की सक्षमता होने के बावजूद ऋण चुकाने में चूक की हो, एकदम करेक्ट बात है, डिफॉल्टर घोषित कर सकते हैं उसको, आपके पास है उसके बाद भी आप नहीं दे रहे हो। एक कंपनी जिसमें द्वारा लिए गए ऋण उद्देश्य के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए धन दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, तो भी आपका डिफॉल्टर करेंगे। एक व्यक्ति जिसे ऋणदाता के धन में खरीदी गई पर संपत्तियों बैंक को सूचित किए बिना बेच दिया हो, तो ये भी आप डिफॉल्टर हो गए, बिना बताया आपने बेच दिया। तो तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, 93 का आंसर सभी डी। 94 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित यहाँ पर युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर उत्सव दे रखा है और यहाँ पर एक राज दे रखा है, ठीक है। पहली बात यहाँ से दे रखा है कि यहाँ पर गलदान नामचोट क्या होगा? ये उत्सव मुख्य रूप से लद्दाख और हिमालय क्षेत्रों में मनाया जाता है। पहली बात यहाँ से नागालैंड गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, दूसरा यहाँ से होगा कार्तिकेय दीपम उत्सव तमिलनाडु, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह प्रकाश का उत्सव है और दक्षिण भारत के विशेषकर तमिलनाडु का एक प्रमुख तमिल उत्सव होगा। चराइंगचुंग उत्सव असम, ये बात करेक्ट है, क्योंकि चराइंगचुंग उत्सव असम में माजुली द्वीप में आयोजित किया था। इसका उद्देश्य एशिया के पहले संरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी को पुनर्जीवित करना, जिसकी स्थापना 1633 में अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। तो 2-3 करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा, 2 बातें सही है 94 का। 95 नंबर है, मांग आघात के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। मांग आघात किसी वस्तु की मांग में होने वाली अचानक और स्थायी वृद्धि या कमी को दर्शाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। दूसरा, मूल्य में परिवर्तन मांग आघात का कारण नहीं बन सकता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग आघात या डिमांड जो शॉक्स है ये नहीं हो सकता है। ये मांग वक्र में होने वाली गतिशीलता मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले मांग की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाती है, तथा ये मांग आघात नहीं होता है, इसलिए दोनों बातें करेक्ट है। 95 का आंसर हो जाएगा सी। 96 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा MTF
में कोई व्यक्ति कुल मूल्य का केवल एक अंश भुगतान करके स्टॉक खरीद सकता है। पहली बात, 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, भारत के पूंजी बाजारों में मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा MTF की अनुमति नहीं होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा का संचालन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा निर्धारित कड़े नियम के ढांचे के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। MTF का लाभ लेने वाले या लेने से पहले निवेशक को अपने ब्रोकर के साथ एक औपचारिक MTF समझौते पर हस्ताक्षर करने होते हैं। ओनली वन करेक्ट है, सेकंड गलत होगा। 96 का आंसर एक बात सही है। आगे 97 नंबर है, अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, कम नगद आरक्षित अनुपात CRR बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा गुणक संभावित आकार को बढ़ाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कम जो आरक्षित अनुपात है ये बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा की गुणक के संभावित आकार को बढ़ाएगा। दूसरी बात है, CRR में कमी से बैंकों में अपनी जमाएं का अधिक अनुपात ऋण के रूप में देने की अनुमति मिलती है, जिससे जमा सृजन पर कोई दौर संभव होते हैं, है ना। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जब CRR घटता है तो बैंकों के पास अधिक हिस्से आरक्षित हो जाते हैं और जिन्हें ऋण के रूप में दे सकते हैं। ये ऋण नई जमा उसका सृजन करेंगे जो आगे आंशिक रूप से पुनः जमा और पुनः ऋण के लिए भी दे सकते हैं। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 97 का ये बात करेक्ट हो जाएगी। 98 नंबर है, स्थायी जमा सुविधा HTF के संबंध में विचार करना है। HTF के अंतर्गत जब अंतर बैंक तरलता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तब बैंक आपात स्थिति में RBI से धन उधार ले सकता है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्थायी जमा सुविधा में RBI एक यहाँ पर मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग बैंकों से अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए कर सकता है। इसके लिए यहाँ पर किसी संपार्श्विक आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती है, तो गलत होगा। इसके अंतर्गत बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ गिरवी रखे बिना RBI से उधार लेती हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर RBI जो होती है, क्योंकि यहाँ पर जो HDF ने 2022 में जो रिवर्स रेपो दर है इसको LF के न्यूनतम स्तर के रूप में प्रतिस्थापित किया था, जिससे केंद्रीय बैंक को अधिक नीतिगत लचीलापन प्राप्त हुआ था। और HDF यहाँ पर एक मुख्य विशेषता यह बताती है कि यहाँ पर बिना पारस्परिक सुविधा, जिसके अंतर्गत सरकारी और सरकारी यहाँ पर प्रतिभूतियाँ गिरवी रखे बिना अपना इसके पास RBI पर जमा कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से RBI रेपो रिवर्स रेपो से इसको अलग बनाता है, तो सेकेंड बात इसकी गलत होगी। ठीक है, पहली भी गलत है, दूसरी भी गलत है। तीसरी बात है, तरलता समायोजन सुविधा के सभी सहभागी HDF योजना में भाग लेने के पात्र होते हैं। ये बात करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 98 का सिर्फ तीसरी बात करेक्ट है। तीसरा मतलब एक स्टेटमेंट सही है, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 99 नंबर है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की वृद्धि होने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली सबसे संभावित मौद्रिक नीति प्रक्रिया कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक में खुले बाजार सरकारी प्रतिभूतियों की क्रय करना। ये क्या हो जाएगी? ये यहाँ पर सबसे संभावित मौद्रिक नीति की एक प्रक्रिया होगी। RBI द्वारा खुले बाजार परिचालन के तहत यहाँ पर जो सरकारी प्रतिभूतियां होती है इसकी खरीद से बैंकिंग प्रणाली में तरलता का संचार होता है और मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, ऋण सस्ता होता है और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पिंगोवियन कर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पिंगोवियन कर का सबसे सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर ए। ये उस बाजार लेनदेन पर कर लगाया जाने वाला कर होता है जो नकारात्मक बाध्यताएं उत्पन्न कर सकता है। ये क्या होगा? 100 का करेक्ट आंसर है। इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। 50 मैंने कल कराया, 50 मैंने आपको आज करा दिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन से पूरे हो गए। और यहाँ से मैंने सुबह जो कराए हुए हैं MCQs कराया हुआ है, PT 365 का MCQs कराया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर PT 365 भी जो कराई मैंने साइंस वाली वो भी देख सकते हो आप, राइट। और यहाँ से आज ये टेस्ट है, तो 3 चीज़ आप यहाँ से जाके कवर कर सकते हो। बाकी कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट करके पूछोगे। कल हम UKT का टेस्ट लेके आएंगे, वो भी यहाँ पर देखेंगे, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।